सो बुक का ये चैप्टर नंबर 2 है जो आप लोगों से मैंने शेयर की हुई है बुक। ईआरपी सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन जो होती है उसका लाइफ साइकिल क्या है, कौन सी मेथडोलॉजीज़ हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है, कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं और मेथडोलॉजी और स्ट्रेटजी में क्या डिफरेंस होता है। ये हमारे चैप्टर का एजेंडा पॉइंट है। हम कोशिश करेंगे कि इस वीक के अंदर इस चैप्टर को ख़त्म करें। जिस तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का लाइफ साइकिल होता है, उससे मिलता जुलता ही ईआरपी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का भी लाइफ साइकिल होता है। देखिए, आपके पास लेगेसी सिस्टम्स हैं। लेगेसी सिस्टम से मुराद जो है ना, वो पुराने सिस्टम दकियानुसी जिनको हम कहते हैं, जो कि वर्क तो कर रहे हैं लेकिन उनकी वजह से सिस्टम में परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो रही, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। हमने इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। हम चाहते हैं डाटा इंटीग्रेट हो जाए और नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, जदीद ट्रेंड्स जो हैं, जिनमें मल्टी नेशनल कोलैबोरेशंस आती हैं, मल्टी ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेशंस आती हैं, उनको लेके चलना है। तो हम ईआरपी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास एक पुराना निज़ाम भी मौजूद है। हम उसको जो है ना बिल्कुल थ्रो बैक नहीं कर सकते। हम उसको पहले लेके चलते हैं और उसके बाद हम नए सिस्टम के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, तो पुराने को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब तक एक नया सिस्टम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं होता, तब तक हम उसको पुराने सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं। तो जो इम्प्लीमेंटेशन का लाइफ साइकिल है, वो बेसिकली जो 4 एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर रिलाई करता है। यानी कि आप अपनी जो कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उसकी अगर हम बात करें, उसके जो लाइफ साइकिल्स होते हैं ना, वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर मॉडल्स के अंदर डिफरेंट होते हैं, लेकिन कोर उनका सेम होता है। यानी कि पहले नंबर पे आपने रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, दूसरे नंबर पे आपने उसको बिल्ड करना है, तीसरे नंबर पे इम्प्लीमेंट करना है, चौथे नंबर पे मेंटेन करना है। तो 4 मेजर एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे आपने उसकी रिक्वायरमेंट को गैदर करना है, उसको हमने बिल्ड करना है। एक्चुअली वो बिल्ट ही होते हैं, उनको कस्टमाइज़ करना होता है। कस्टमाइज़ से मुराद क्या होता है, आपने अपने सिस्टम के मुताबिक उनको कॉन्फ़िगर करना है। तो सिस्टम तो ऑलरेडी बने हुए होते हैं ना ये। तो बने हुए सिस्टम्स को आपने कस्टमाइज़ करके उस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ढालना होता है। तीसरा स्टेप जो होता है, वो आपने उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कुछ फेजेस आते हैं, और चौथे नंबर पे हमने उसकी मेंटेनेंस, जो आइंदा वक्त के अंदर उसके अंदर रिक्वायरमेंट चेंजेस आती हैं या टेक्नोलॉजी चेंजेस आती हैं या ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट्स इवॉल्व होते हैं, नए डिपार्टमेंट्स डेवलप होते हैं, पुराने डिपार्टमेंट्स ख़त्म होते हैं। तो इस तरह की कंसर्न चेंजेस जो है हमने ईआरपी सिस्टम का पार्ट बनानी होती हैं। तो बेसिकली तो ये 4 फेज़ हैं, ठीक है। लेकिन इनको हर कंपनी जो है ना, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन पोर्शन होता है, इम्प्लीमेंटेशन टीम होती है, वो उस अपनी एक्टिविटीज़ को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लेती है। हर कंपनी का अपना ईआरपी लाइफ साइकिल होता है, लेकिन उसकी एक्टिविटीज़ का कोर यही होता है, ठीक है। वो फेजेस डिफरेंट हो सकते हैं, उनके अंदर एक्टिविटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। कुछ जो है वो एक्टिविटीज़ को इन अ सीरीज़ लेके चलते हैं। कुछ ऐसे लेवल्स आते हैं कि एक्टिविटीज़ जो है ना, वो सीरीज़ के बजाय पैरेलल पे चलानी पड़ती हैं। तो कुछ एक्टिविटीज़ इन अ रो चलती हैं, कुछ इन पैरेलल चलती हैं। लेकिन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो ऑलमोस्ट कोर उनका सेम होता है। नेमिंग और उनका जो डेवलपमेंट टाइम है, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन टाइम है, वो डिफरेंट हो सकता है। एग्जीक्यूशन का तरीक़ाकार डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कोर एक्टिविटीज़ वो 4 हैं। अब हमारे पास मुख्तलिफ जो है ना वो टीम्स अवेलेबल हैं, कंपनीज अवेलेबल हैं, जो कि ईआरपी को इम्प्लीमेंट करवाती हैं। जिस तरह से सैप को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ए सैप है, ए फॉर एक्सेलरेटेड सैप, ठीक है। सैप को इम्प्लीमेंट करने की जो टीम है, जो कंपनी है, वो ए सैप कहलाती है, ठीक है। सिमिलरली IBM एक कंपनी है। इस तरह की मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपने नेम्स रखे हुए हैं इनके, ठीक है। वो उन नेम्स के साथ अपने ईआरपी के लाइफ साइकिल को चलाती हैं। तो बेसिक जो है वो हमारे पास यही स्टेप्स हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन करनी होती है, यानी कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, और उसके लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। बिजनेस ब्लूप्रिंट, इसको हमने वहाँ पे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड मॉडलिंग का नाम दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक फंडामेंटल का कोर्स पढ़ लिया हुआ है लास्ट सेमेस्टर में। आप लोगों ने देखा होगा हम मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ डायग्राम बनाते हैं वहाँ पे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम में आपने वो यूज़ केस डायग्राम बनानी सीखी होगी, एक्टिविटी डायग्राम बनानी सीखी होगी, एंड सो ऑन मैनी अदर्स। वो कहलाते हैं ब्लूप्रिंट। हम इनको प्रोटोटाइप भी कह सकते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड प्रोटोटाइप, ठीक है। हमने एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर बनाना होता है।
ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट की लिस्ट जो है ना, जो हमने शुरू में क्रिएट की है, उनकी एक शेप डेवलप हो जाए कि आपस में वो किस तरह से इंटरलिंक होगी और ओवरऑल वो कैसे एक सिस्टम का पार्ट बनेंगी। देन रियलाइजेशन, यहाँ पे हम इसको रियलाइजेशन कह रहे हैं। जो हमारे पास कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वहाँ पे हम इसको डेवलपमेंट का नाम देते हैं, बाज़ जगह पे हम इसको कोडिंग का नाम देते हैं, बिल्डिंग का नाम देते हैं। तो रियलाइजेशन से मुराद क्या है, हमें इसको डेवलप करना है। फाइनल प्रिपरेशन एंड गो लाइव, फाइनल प्रिपरेशन एंड गो लाइव के लिए हमने वहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया था इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। गो लाइव मीन्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ERP सिस्टम। एंड सपोर्ट सर्विसेज, जो हम यहाँ पे सपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम सपोर्ट टीम्स क्रिएट करेंगे, सपोर्ट का हेल्प डेस्क क्रिएट करेंगे, ठीक है। सपोर्ट के लिए एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस करेंगे, ट्रेनिंग्स करवाएंगे, उसकी अपडेशन गेट करते रहेंगे, उसमें नई टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव करते रहेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे सपोर्ट कहलाती हैं और वहाँ पे हम इसको मेंटेनेंस कहते हैं। कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा क्लास में से कि ये जो स्टेप्स हम यहाँ पे ERP सिस्टम में लिख रहे हैं, इन स्टेप्स को हम अपने कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या नाम देते हैं? जी, एनीवन? अब्दुल रहीम? यस सर। हाँ जी बेटा, इनके नाम बता दें जो हम कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इन स्टेप्स के। सर ये जो बिजनेस ब्लू प्रिंटिंग है इसको तो सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन और ये जो करते हैं, मॉडलिंग सर, और जो ये रियलाइजेशन है इसमें इसको हम डेवलपमेंट भी कह सकते हैं या फिर कोडिंग। और ये फाइनल प्रिपरेशन एंड गो लाइव, इसको हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ERP सिस्टम कह सकते हैं। और सपोर्ट सर्विसेज जो है उसको अपडेशन कह सकते हैं। सर मैंने अभी ज्वाइन किया था, ये प्रोजेक्ट प्रिपरेशन का थोड़ा सा नहीं पता, बाकी चारों का आपको। सपोर्ट सर्विसेज है ये, इसको अपग्रेडेशन जो है ना ये कहना मुनासिब नहीं है, मेंटेनेंस भी कह सकते हैं। मेंटेनेंस में और अपग्रेडेशन में ये डिफरेंस है कि मेंटेनेंस से मुराद आपकी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को मेंटेन करना भी हो सकता है, अपग्रेडेशन से मुराद तो नई चीज़ें उसके अंदर ऐड करना है ना। तो मेंटेनेंस से मुराद आप सर इसको एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर इसका मेंटेन करना भी हो सकता है ये। बेटा जी मैं इसको रिपीट करता हूँ, हमारे पास ये सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, सीरीज़ ऑफ फेजेज़ हैं, सॉरी, इनके अंदर एक्टिविटीज़ होंगी। तो ये फेजेज़ मेजर हैं। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फेज़ है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं एक्सेट्रा, ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग का फेज़ है। उसके बाद बिजनेस ब्लू प्रिंटिंग है, इसके अंदर हम प्रोटोटाइप्स बनाते हैं, इसके अंदर हम मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम डायग्राम्स बनाते हैं, उसका ब्लू प्रिंट बना के उसको चेक करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं। रियलाइजेशन से मुराद बिल्डिंग है, कोडिंग है, एट्सेट्रा। फाइनल प्रिपरेशन एंड गो लाइव से मुराद इम्प्लीमेंटेशन है, गो लाइव से मुराद आपने सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया, सिस्टम को इस्तेमाल में लेके आना गो लाइव कहलाता है। उसके बाद सपोर्ट सर्विसेज से मुराद आपने उसकी मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन जो है ना उसके अंदर परफॉर्म करनी होती है। हम यहाँ पे जो सिस्टम पढ़ने वाले हैं ये भी मॉडल एक ERP इम्प्लीमेंटेशन कंपनी का है। इसमें हमने प्रोजेक्ट प्रिपरेशन से पहले एक और फेज़ ऐड कर दिया, प्री इम्प्लीमेंटेशन फेज़, ठीक है। तो ये एक नॉन टेक्निकल फेज़ है जो कि ऑर्गेनाइजेशन खुद से अपने अंदर परफॉर्म करती है। ये हमारे पास 6 फेजेस हो जाएंगे। हम देखते हैं कि 3 फेजेस रियल टाइम वर्किंग शुरू होने से पहले के हैं, ठीक है, प्री इम्प्लीमेंटेशन फेज़, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फेज़ एंड बिजनेस ब्लू प्रिंटिंग फेज़। 3 फेजेस एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, एक्चुअल वर्किंग शुरू होने से पहले के हैं, ठीक है, और 2 स्टेप एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद, यानी कि गो लाइव वर्क, आपका प्रोजेक्ट प्रिपेयर्ड है, आपका ERP सिस्टम रेडी है फॉर डिप्लॉइंग, आप उसको गो लाइव पे लेके जाते हैं, देन आपको उसकी सपोर्ट सर्विस होती है। और सबसे ज़्यादा जो लेंथी ड्यूरेशन, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फेज़ जो कंटिन्यूड रहता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, वो आपका सपोर्ट फेज़ है। ये ईयर्स तक कंटिन्यू, इवन डिकेड्स तक, आप कहते हैं दहाइयों तक ये कंटिन्यू रहता है, क्योंकि सिस्टम अपग्रेड्स होते रहते हैं, अपग्रेडेशंस आती रहती हैं और आपका सिस्टम उसके साथ साथ चलता है। अगर नहीं चलेगा तो वो और जो है ना वो एक लेगेसी सिस्टम, ओल्ड सिस्टम बन जाएगा। तो हमने इसको जो है ना वो लाइव रखना होता है, अपडेटेड रखना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ERP जो सिस्टम है, ERP का लाइफ साइकिल है, जो हमारे इस चैप्टर का एजेंडा है, उसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है।
पहले नंबर पे ये इम्प्लीमेंटेशन लाइफ साइकिल, ये एक शॉर्टर पीरियड है, अप टू 2 और 3 ईयर्स, ठीक है, 2-3 साल के अंदर ये पूरा हो जाता है। लेकिन ये दूसरा फेज़ जो है ये कंटिन्यूड रहता है, ये कभी भी स्टॉप नहीं होता। जब तक आपका ERP सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है तब तक आपका उसका सपोर्ट सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है। सपोर्ट लाइफ साइकिल कभी भी नहीं रुकता। अगर आपने सपोर्ट लाइफ साइकिल को रोक दिया, आपका सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अब हम इनको देखते हैं ग्रेजुअली, और इनके अंदर एक्टिविटीज़ हैं और उन एक्टिविटीज़ की सीरीज़ है, ठीक है, वो सीक्वेंस के अंदर चलती हैं। हर फेज़ के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको देखेंगे, और हर फेज़ के एंड पे हम क्या अचीव कर चुके होंगे, क्या हम अचीव कर लेना चाहिए, क्या माइलस्टोन्स होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो 6 फेजेज़ हैं, 6 फेजेज़ के हमने एक्टिविटीज़ को स्टडी करना है, एक्टिविटीज़ के साथ हमने उनके माइलस्टोन्स और उनके आउटकम्स को स्टडी करना है। यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है इसकी। ये 6 फेजेज़ हैं। प्री इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है, ये नॉन टेक्निकल है, आपकी इंटरनल टीम इसको क्रिएट करती है। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन जो है इसके अंदर आपके साथ टेक्निकल टीम इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है। बिजनेस ब्लूप्रिंटिंग जो है ना वो आपकी टेक्निकल टीम का काम है टोटल। इम्प्लीमेंटेशन आती है जिसको हम रियलाइजेशन कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। उसके बाद हमारे पास फाइनल प्रिपरेशन एंड गो लाइव फेज़ आता है, देन लास्ट में सपोर्ट फेज़ आता है। तो ये जो हमारे पास जो है ना ये ओवरऑल इसका लाइफ साइकिल है। तो हम इसके पहले 5 स्टेप्स को इसका ERP इम्प्लीमेंटेशन लाइफ साइकिल कहते हैं, और ये इसका सपोर्ट लाइफ साइकिल जो कि रेगुलरली इसके साथ साथ चलता रहता है। इनकी एक्टिविटीज़ यहाँ पे दी हुई हैं, हम इनको स्टडी करेंगे ग्रेजुअली, और एक एक एक्टिविटी के अंदर क्या क्या उसकी डिस्क्रिप्शन है उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला फेज़ हमारे पास है प्री इम्प्लीमेंटेशन फेज़। प्री इम्प्लीमेंटेशन ये सबसे पहला फेज़ है, प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ, प्री इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज़ हैं एक्चुअली ये ना। तो ये जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस फेज़ के अंदर सोचना शुरू करती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक ERP सिस्टम की ज़रूरत है। तो ERP सिस्टम अगर वो परचेज़ करें तो कहाँ से करें, कितने तक बजट हो, किन किन एरियाज़ को कवर करें, किन के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर फोकस करेगा, उसके फ़ायदे क्या होंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, प्लस पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, और इसका कंपनी की जो ग्रोथ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, कंपनी की मार्केट वैल्यू के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। यानी कि ये हमने अभी जो ना एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर के लोगों ने इसके ऊपर बहस करनी है, उसके अंदर के लोगों ने कुछ वर्किंग करनी है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी है। अभी हम किसी के साथ बातचीत नहीं कर रहे, ठीक है, अभी हम सिर्फ अपने तौर पे इसकी एस्टिमेशन कर रहे हैं और अंदाज़ा लगा रहे हैं किन किन चीज़ों को हमने ERP का पार्ट बनाना है और उनकी कितनी कॉस्ट आ सकती है, ठीक है, एस्टिमेशन का लेवल है कि, ठीक है। तो ये सालों पहले स्टार्ट हो जाती है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे हम कहते हैं 2200 to 500 पीपल्स इसके अंदर जो है ना वो एज एम्प्लॉय काम करते हैं, और उसके 1-2 यूनिट्स हैं लेकिन लोकली हैं, उसका ERP की इम्प्लीमेंटेशन का डिज़ाइन और होगा। अगर एक कंपनी है जो कि मल्टीनेशनल है या मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन के अंदर है, उसके यूनिट्स मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मौजूद हैं, तो उसकी जो है ना वो प्लानिंग और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, उसका डिज़ाइन बनाना और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, उसकी रिक्वायरमेंट का और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का डिज़ाइन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। अगर एक ही शहर के अंदर वो सारी जो उसके यूनिट्स अवेलेबल होंगे तो फिर इम्प्लीमेंटेशन टीम, कंसल्टेंट टीम को जो है ना वो काम करना आसान होगा। अदरवाइज़ कोलैबोरेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे। इसके अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ आती हैं, पहले नंबर पे उसमें हैविंग ए टीम इन अ प्लेस, टीम एक क्रिएट की जाती है, ठीक है। जब ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरत महसूस करती है कि उनको एक ERP सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहिए तो एक टीम प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। वो टीम जो है ना वो ऐसे लोगों की होती है जो कि मोस्टली एक्सपर्ट होते हैं, सीनियर होते हैं, अपने काम की बारीकी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। वो आप एक टीम बनती है। देखिए ये ERP की इम्प्लीमेंटेशन कोर टीम नहीं है, कोर टीम और बनेगी, उसके अंदर टेक्निकल लोग शामिल होंगे जो कि IT प्रोफेशनल होंगे, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, ये जो टीम बनी है इसने क्या करना है, पहले नंबर पे तो ज़रूरत जो है ना उसको रियलाइज़ करना है, ठीक है।
उसके लिए कन्विंस करना है सीनियर मैनेजमेंट को, ठीक है, उनको बताना है कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, बजट कितना लगेगा, कंसल्टेंट पार्टनर इस टीम ने जो है ना इसी फेज़ के अंदर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और आपने ईआरपी कहाँ से लेना है वो सिलेक्ट करना है, और अपनी रिक्वायरमेंट जो है ना उनका एक कहने के पैटर्न एक लिस्ट बना लेनी है। तो ये मेन टास्क होंगे जो कि इस फेज़ के अंदर परफॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये जो टीम बन रही है इसके मेजर काम क्या है, कन्विंस करना है, बताना है टॉप मैनेजमेंट को क्या करने वाले हैं, बजट कितना चाहिए होगा, पार्टनर्स कंसल्टेंट्स कहाँ से आएंगे, और ईआरपी किस सिस्टम से लेंगे, और उस ईआरपी के अंदर किन किन रिक्वायरमेंट्स को कवर किया जाएगा। अब जब रिक्वायरमेंट्स की बात आती है ना, किसी भी कंपनी के अंदर जो हम कंप्यूटराइज सिस्टम लेके आना चाहते हैं तो वो पूछते हैं आईटी वालों से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बंदा उनको बताता है कि ये चीज़ें आईटी आपको प्रोवाइड कर सकती है, ये चीज़ें आपकी डेटाबेस का पार्ट बन सकती हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इन एस्पेक्ट्स को आईटी कवर कर सकती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि आईटी हेड या सीनियर आईटी स्पेशलिस्ट इसका पार्ट होता है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो हम इसको हायर कर लेते हैं ताकि हमें बता सके कि एक अच्छा ईआरपी सेटअप ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह ग्रो में लेके जा सकता है, कौन कौन सी चीज़ें उस ईआरपी का पार्ट होना चाहिए। तो ये हमारे पास पहली जो है ना वो डिस्क्रिप्शन है कि आपने पहले नंबर पे एक टीम बनानी है और टीम के फंक्शंस डिफाइन कर दिए हैं। बड़े क्लियर से फंक्शन है कि उसने कन्विंसिंग करनी है, बजट अप्रूवल्स लेने हैं, रिक्वायरमेंट की लिस्ट तैयार करनी है, कंसल्टिंग पार्टनर लेना है, और ईआरपी मुख्तलिफ कंपनीज है ना, ईआरपी सैप से आ रहा है, ईआरपी इन्फर से आ रहा है, ईआरपी डायनेमिक्स से आ रहा है, ईआरपी क्लाउड जो हमारे पास ओरेकल उधर से आ रहा है। तो आपने किससे लेनी है, ठीक है, कौन सा ईआरपी आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर बेस्ट फिट है, तो ये इसके काम है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है फिजिबिलिटी स्टडी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और बिजनेस केसेस, ठीक है। ये तीन काम यहाँ पे परफॉर्म होते हैं। एक्चुअली हमने एस्टीमेट करना है कि कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट आएगी कितनी, और जितने टाइम और कॉस्ट के बाद ये सिस्टम प्रिपेयर होगा, क्या उस वक्त पे ये सिस्टम हमारे लिए फ्रूटफुल भी होगा या तब तक ये सिस्टम जो हमारे लिए यूजलेस हो चुका। फॉर एग्जांपल 3 साल बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे खड़ी होगी, जो हमारे मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं वो कहाँ पे खड़े होंगे, और हमारी मार्केट में तब वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो उस हवाले से हमने 2-3 साल का मार्जिन रख के सोचना होता है कि इसकी फिजिबिलिटी क्या होगी उस टाइम पे, ठीक है। तो बजट की अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, आइडिया लगाते हैं, ठीक है। अभी हमने किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, किसी कंपनी से रब्ता नहीं किया, हम जो है ना वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं। कॉस्ट और प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स जो आपके आईटी स्पेशलिस्ट ने आपको बताए हैं, दोनों चीज़ें सामने रखते हुए आप अपनी टॉप मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हैं चीज़ें, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट उसको अंडरस्टैंड कर लेती है तो बजट का अप्रूवल दे दिए, अगला स्टेप आता है। अगर उसको अंडरस्टैंड नहीं करती फिर उसके अंदर मज़ीद रिफाइनमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये समझाया जाता है कि मतलब रियलाइज़ किया जाता है कि वाकई क्या इस ईआरपी की आपके बिज़नेस को ज़रूरत है, क्या बिज़नेस ईआरपी को जो है ना उसकी कॉस्ट को विद होल्ड कर सकता है, या उसकी फाइनेंसिंग जो है ना वो बिज़नेस को नुकसान में पहुंचा ले जाएगी एट्सेट्रा। तो यहाँ पे ये चीज़ें रियलाइज़ की जाती हैं। अगर आपकी टॉप मैनेजमेंट यहाँ पे कन्विंस हो जाती है, ठीक है, बजट देने के लिए राज़ी हो जाती है, तो अगला स्टेप बजट अप्रूवल का होता है, ठीक है। अब बजट अप्रूवल छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो सिंपल वो एक डॉक्यूमेंट वो होता है और उसके ऊपर बजट अप्रूवल हो जाता है। अगर वो एक बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, या एक मल्टीनेशनल कोलैबोरेटिव कंपनी है, उसके लिए थोड़ी सी टास्क मुश्किल होते हैं, ठीक है। हर यूनिट के अंदर अलग से मैनेजमेंट बैठी होती है, उन तक वो चीज़ें कम्युनिकेट होती हैं, तो इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। इसको कवर अप करने में टाइम लगता है, लेकिन इस स्टेप में हम उसका बजट अप्रूवल करवाते हैं। भी इसको जो है ना वो 6 से 8 महीने लग जाते हैं, हम उसका बजट अप्रूवल हमने इस फेज़ के लिए 2 से 3 साल रखे हुए हैं, ठीक है। हम कहते हैं ईयर्स बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसका एक माइंड सेटअप डेवलप करते हैं कि जी इतने पैसे लगेंगे, ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी और बिज़नेस को ये फ़ायदे होंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स कौन सी पूरी होंगी, पैसे कितने लगेंगे, और उसके बाद हम किन किन जो है ना टारगेट्स को अचीव करना शुरू कर देंगे। उसके बाद आता है हाई लेवल रिक्वायरमेंट डेफिनेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। इससे पहले अगला स्टेप जो है ना वो ये मैंने बुक की
तरतीब से लिखा है। मेरा ख्याल है कि ये वाला स्टेप पहले डिस्कस करना चाहिए, स्कोप ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, स्कोप की डेफिनेशन आप यहाँ पे करते हैं। स्कोप से मुराद होता है बाउंड्री। देखें, जब तक आप बाउंड्री डिफाइन नहीं ना करेंगे आप उसके डिपार्टमेंट्स तक नहीं आ सकते। डिपार्टमेंट्स तक नहीं आएंगे तो आप उसके फंक्शंस तक नहीं आ सकते। फंक्शंस तक नहीं आएंगे तो उसकी एक्टिविटीज़ तक नहीं आ सकते। एक्टिविटीज़ तक नहीं आएंगे तो आप उसकी जो है ना वो हम कहते हैं यूनिट लेवल तक उसकी रिक्वायरमेंट को डिफाइन नहीं कर सकते। तो पहले नंबर पे आप उसकी बाउंड्री डिफाइन करें। ईआरपी कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ईआरपी किस किस प्रोसेस को कवर करना चाहिए, किस किस प्रोसेस को कवर नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है, और किन किन मॉड्यूल्स को कवर करेगा, किन किन मॉड्यूल्स को कवर नहीं करेगा, कौन सा मॉड्यूल हमें चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। हमने शुरू में कहा था कि हम डिपार्टमेंट्स, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो डिपार्टमेंट्स के ऊपर और जो है ना प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमने देखना है कि किस किस डिपार्टमेंट को ईआरपी का पार्ट बनाना है, किस किस प्रोसेस को ईआरपी का पार्ट बनाना है। ठीक है, और हमने ईआरपी के किस किस मॉड्यूल को गेट करना है। अकाउंटिंग का मॉड्यूल लेना है, पेरोल का मॉड्यूल लेना है, आपने अपनी कस्टमर रिलेशनशिप का मॉड्यूल लेना है, आपने अपनी सप्लायर रिलेशनशिप का मॉड्यूल लेना है। अगर आपकी टॉप मैनेजमेंट उसकी राज़ी होती है, फिर हम उसकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, एक हाई लेवल नॉन टेक्निकल रिक्वायरमेंट की लिस्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर उनकी प्रायोरिटी सेट करते हैं। हर डिपार्टमेंट अपनी प्रायोरिटी देता है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो हैं उनको हम लिंगर ऑन कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो उनको हम बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो प्रायोरिटीज़ में दे दी जाती हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ें हम प्रायोरिटी में करवाना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें, तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाती हैं। किन डिपार्टमेंट से जिनका हमने स्कोप के अंदर जो है ना फैसला कर लिया है कि ये हमारी ईआरपी सिस्टम का पार्ट बनेंगे। ठीक है, कौन किन प्रोसेस को जो हम वहाँ पे डिसाइड कर चुके हैं। अब हमने एक जो है ना लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशन क्रिएट करनी शुरू करनी है। माइट बी डिपार्टमेंट वाइज, दिस माइट बी प्रोसेस वाइज, दिस माइट बी फंक्शन वाइज, और दिस माइट बी कॉम्प्रिहेंसिव जनरल लेवल। ठीक है, तो एक इंटरनल टीम जो इन चीज़ों को समझती हो, अगर उसमें आईटी स्पेशलिस्ट हो, अगर नहीं है तो फिर हम एक एक्सटर्नल टीम हायर कर लेते हैं। वो समझाती है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए या क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं। ठीक है, और फिर उनकी प्रायोरिटीज़ आपके डिपार्टमेंट से मिल जाती हैं। तो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होना शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, ये एक्चुअली दूसरा डॉक्यूमेंट है। पहला डॉक्यूमेंट जो हम मूव कर चुके हैं वो बजट का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो बजट अप्रूवल के बाद हमने उसकी रिक्वायरमेंट का एक डॉक्यूमेंट बनाना शुरू किया। उसके अंदर हमने तमाम उन डिपार्टमेंट्स को शामिल किया, तमाम उन प्रोसेसेस को शामिल किया जो हम ईआरपी का पार्ट बनाना चाहते थे। फिर हमने हर डिपार्टमेंट के हर फंक्शन को देखा और हर फंक्शन की रिक्वायरमेंट को देखा और फिर उनकी प्रायोरिटी सेट की। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसा एक्सपर्ट नहीं है, आईटी एक्सपर्ट स्पेशली, तो फिर हम उसके लिए आउटसोर्सिंग करते हैं, बाहर से कोई एक्सटर्नल जो है ना उसको हायर कर लेते हैं। What the company is actually looking for instead of being confused about available functionality। यहाँ पे जो एक्सपर्ट होता है इसका एक काम ये होता है कि कंपनी को किस चीज़ की ज़रूरत है। आमतौर पर हम ये देखते हैं मार्केट के अंदर कौन कौन से पैकेजेस पड़े हुए हैं, उन पैकेजेस के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी है, क्या वो हमारे लिए कारआमद है या नहीं है। ये पुअर अप्रोच है। आप ये देखें कि आपकी कंपनी को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके बाद में हम कस्टमाइजेशन करवाएंगे, उसके बाद में हम कॉन्फ़िगरेशन करवाएंगे। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है आपका ईआरपी वेंडर वो चीज़ें आपकी ईआरपी सिस्टम का पार्ट बनाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि आपकी कंपनी क्या चाहती है। ये इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए कि पैकेज के अंदर फंक्शनैलिटी क्या अवेलेबल है, ईआरपी के मॉड्यूल के अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटी आप चूज़ करते हैं। अगले स्टेप पे जाके आपको बताता हूँ। जो मोस्ट बेस्ट फिट होता है ना उसको गेट करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद भी उसके अंदर चेंजेस परफॉर्म करवाते हैं। तो ये हमारे पास अगला फेज आता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर सिलेक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर एंड इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन कंसल्टेंट पार्टनर। ठीक है, अब एक कंपनी है जो कि इम्प्लीमेंटेशन करवाती है, सैप से लेती है सॉफ्टवेयर, या वो जो क्लाउड ओरेकल से लेती है या डायनामिक्स माइक्रोसॉफ्ट से लेती है और इम्प्लीमेंट करवाती है। एक कंसल्टेंट कंपनी है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करती है और उनके साथ कम्युनिकेट करती है। ठीक है, एक इवैल्यूएशन कंपनी है, इवैल्यूएशन टीम होती है जो कि आपके प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन का सर्टिफिकेट जारी करती है।
तो ये एक रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल है। इस टर्म को माइट भी आप लोगों ने पहले कभी ना सुना हो, अखबार जो बच्चे पढ़ते हैं ना उनको पता होगा। अखबार के अंदर ना रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल अक्सर आई होती हैं। अखबार में आप लोगों ने टेंडर सुना होगा, टेंडर का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अखबार में हायरिंग की होता है और अखबार में कंसल्टेंसी की एड्स होती हैं, और वहाँ पे एक और ऐड होती है कि आपको प्रपोज़ल रिक्वायर्ड है। अखबार में हम इश्तिहार देते हैं, अगर वो मल्टीनेशनल इदारे हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान का अखबार सैप तो नहीं पढ़ेगी, ना माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स पढ़ेंगे, तो उनके जो जर्नल्स होते हैं या उनके जो जरीदे होते हैं, उनके जो कम्युनिकेशन के मैकेनिज़्म होते हैं, उनके सोशल मीडिया ग्रुप्स होते हैं, उनके अंदर हम जो है ना वो पब्लिश करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक ERP सिस्टम की ज़रूरत है, आप अपना प्रपोज़ल जो है ना वो भेजें। ठीक है, कंसल्टेशन पहले हम ये करेंगे कि कंसल्टेंट्स तलाश करेंगे और ERP इम्प्लीमेंटेशन की टीम तलाश करेंगे और इवैल्यूएशन टीम तलाश करेंगे। ठीक है, इसके लिए वो एक हम कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट की जाती है। एडवर्टाइजमेंट के बाद मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 कंपनीज आ जाती हैं कि जी हम आपको कंसल्टेंसी देते हैं ERP इम्प्लीमेंटेशन के लिए। 5 कंपनीज आ जाती हैं आपको ERP की इवैल्यूएशन और इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उन सभी की टर्म्स ऑफ कंडीशंस को पढ़ते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी कॉस्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, कौन कितना टाइम ड्यूरेशन दे रहा है, कौन सा ज़्यादा फिजिबल है। आप अपनी जो है ना वो एक लिस्ट बनाते हैं, अपना क्राइटेरिया सेट करते हैं। तो आप वो जो 10 आए हैं ना डिफरेंट प्रपोजल्स, उनमें से एक एक प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप जो है ना वो उनको एक्सेप्ट करने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं उनके साथ। देखिए इस प्रोसेस को दोबारा अंडरस्टैंड करें। हम करते हैं एडवर्टाइज़ कि जी हमारी ABC एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उस कंपनी ने अपना ERP इम्प्लीमेंट करवाना है, उसके लिए हमको कंसल्टिंग पार्टनर्स की और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स की ज़रूरत है। ठीक है, अब वो जो कंसल्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स हैं बहुत सारे होंगे मार्केट के अंदर, वो अपना अपना ना प्रपोजल बना के भेजते हैं, एक डॉक्यूमेंट बना के भेजेंगे कि कितने टाइम में करवा देंगे, कितनी कॉस्ट में करवा देंगे, कितने % लगेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। उन सारी चीज़ों को आप एनालाइज करते हैं, आप अपना एक क्राइटेरिया सेट करते हैं और आपके सामने जो है ना वो 10 की लिस्ट मौजूद है, उनमें से कोई एक तलाश कर लेते हैं। ठीक है, एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एक साइन हो जाता है कि जी इतने पैसे आपको एडवांस दिए जाएंगे, इतने आपको पर मंथ पेमेंट की जाएगी, इतनी पेमेंट आपकी एंड ऑफ द प्रोजेक्ट के ऊपर होगी। ठीक है, उसके बाद रिटर्न ऑफ प्रपोजल्स आर रिलीज टू डिफरेंट कंसल्टिंग कंपनीज टू रिस्पॉन्स द रिस्पॉन्सेज आर वैल्यूएटेड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। ये ऑर्गेनाइजेशन अपना क्राइटेरिया सेट करती है, उसके मुताबिक अपने कंसल्टेंट्स को, अपने जो कंसल्टेंट है और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स हैं उनके साथ कॉन्टेक्ट करती है, रब्ता करके उनके साथ एक जो है ना वो हम कहते हैं मेमोरेंडम साइन हो जाता है। सिमिलर काम हम बाद में करते हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर इवैल्यूएशन सिलेक्शन ऑफ ERP पैकेज। अच्छा बेटा जी, कोई स्टूडेंट मुझे ये बताएगा कि पहले हमने कंसल्टेंट पार्टनर क्यों जो है ना वो किया है हायर, यानी कि हमने कंसल्टेंट पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट पहले क्यों किया, वाई नॉट हमने ERP पहले ले लेते, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमने ERP बाद में सिलेक्ट किया, कंसल्टेंट पहले सिलेक्ट कर लिया। अबीरा शफीक, अबीरा शफीक बेटा, हमजा खालिद, कामरान हैदर, सारे सोए हुए हैं। कासिम पाशा, जी सर। जी सर। सो बेटा जी हमने ये क्यों पहले चूज़ कर लिया है, कंसल्टेंट नहीं तो इसी चीज़ की तो कंसल्टेंसी देनी है कि किस चीज़ कौन सी जो है ना ERP कंपनी आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतर सकती हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी हम सेम प्रोसेस करते हैं। हम क्या करते हैं, इसका रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जनरेट करते हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल,
तो डिफरेंट ईआरपी कंपनीज जो है ना वो उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करती हैं, उसका हम क्राइटेरिया सेट करते हैं। ये क्राइटेरिया थोड़ा सा टेक्निकल होता है एज़ कम्पेयर टू स्टेप नंबर 6 या एक्टिविटी नंबर 6। 7th वाली ज़्यादा टेक्निकल होती है। तो उसके लिए ना मैं आप लोगों को किसी वक्त ब्रीफ कर दूंगा, वो बाइक जिस बुक के अंदर तो नहीं अवेलेबल। एक होता है मैजिक क्वाड्रेंट, वो मैंने आपकी स्कीम ऑफ स्टडी में शामिल किया है दानिस्ता तौर पे। मैजिक क्वाड्रेंट होता है, उसके अंदर जो है ना वो हमने ग्राफ टाइप एक चीज़ बनानी होती है। हम देखते हैं कि कौन सा ग्राफ हमको ज़्यादा जो है ना वो टॉप पे लेके जा रहा है परफॉर्मेंस को, ठीक है। हम उसके क्राइटेरिया सेट करते हैं, जैसा कि मार्केट में शेयर किसके ज़्यादा हैं, यही ना हो कि कंपनी भाग जाए। मार्केट में ये कंपनी जो है उसको कितने लोग जो है ना रब्ता करते हैं, मतलब 100 लोग रब्ता करते हैं तो उनमें से कितने लोग उनके साथ जो है ना वो अपनी डील फाइनल करते हैं। 100 में से 50 करते हैं, 100 में से 10 करते हैं, 5 करते हैं, कितने करते हैं। तो ये जो है ना इसका टेक्निकल क्राइटेरिया ये आपका कंसल्टेंट जो होता है ना वो आपको डिज़ाइन करके देता है, ठीक है। तो उसके मुताबिक हम एक ERP वेंडर सेलेक्ट करते हैं और उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। ये हमारे पास इसका 7th फेज़ है। तो ये 7 एक्टिविटीज़ के बाद हम कहते हैं कि जी कौन से क्रिटिकल डिलीवरेबल होने चाहिए और कौन से माइलस्टोन्स हम अचीव करने चाहिए हमको, ठीक है। पहला फेज़ मुकम्मल होने तक आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। बिजनेस केस होना चाहिए, हाई लेवल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इसको हम सेकंड नंबर पे कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट से पहले स्कोप आपके पास होना चाहिए। कहाँ कहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट करना है, किस किस प्रोसेस को कवर करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट पार्टनर्स और ERP सिलेक्शन। माइट भी इसको हम लिंगर ऑन करके अगले स्टेप पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन ये हो जाना चाहिए। उसके बाद आपने दोनों के साथ जो है ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, ये क्रिटिकल डिलीवरेबल्स हैं इसके। और इसके माइलस्टोन्स क्या होते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ बिजनेस केस बाय सीनियर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। जो आप लोगों ने बनाई है बिजनेस केस से मुराद क्या है, ERP कितने में इम्प्लीमेंट होगा, क्या क्या बेनिफिट्स अचीव होंगे, कंपनी का ग्राफ किस तरह से इम्प्रूव होगा और इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपनी टॉप जो हमारे पास ये जो कोर टीम बनी होती है एक, उन्होंने अपनी टॉप मैनेजमेंट को कन्विंस करना होता है। इसको कहते हैं बिजनेस केस। ये बिजनेस केस बनाना होता है, बजट का अप्रूवल लेना होता है। सैंक्शनिंग से मुराद होता है अप्रूवल करवाना आपने उसका ना। सैंक्शन से मुराद होता है कि फिक्स कर देना है, उसके अंदर से आप उसको गेट करते हैं, एक फिक्स अमाउंट है, उसमें से आप उसको कंज्यूम करते जाएंगे। उसके बाद आपने स्कोप और रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपने अपने ERP कंसल्टेंट्स और वेंडर्स के साथ कॉन्टैक्ट्स करने। तो ये हमारे पास जो है ना मेजर माइलस्टोन है पहले फेज़ के, ठीक है। पहला फेज़ जिसको हमने प्री इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज़ का नाम दिया है, इसके अंदर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की एक टीम बना के, सीनियर लोगों की, तो ये फैसला किया कि किन किन डिपार्टमेंट्स को कवर करना है, किन किन प्रोसेस को कवर करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, फिर उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ERP की कितनी कॉस्ट आएगी। फिर आपने जो है ना वो थ्रू एडवर्टाइजमेंट प्रपोजल्स लेने हैं 3 लोगों से, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाले से, कंसल्टेंट से और वेंडर से। फिर उनको सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया और उसके बाद उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेने हैं। ये हमारे पास फेज़ 1 की एक्टिविटीज़ हैं। तो फेज़ 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। बेटा जी आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे।